हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो मोर विद परखा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोयम पैराडाइज लॉस्ट की, जो कि एक एपिक पोयम है और जिसको कंपोज किया है जॉन मिल्टन ने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पोयम की इंट्रोडक्शन की। तो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट इंग्लिश लिटरेचर के सबसे ग्रेट एपिक पोयम में से एक है। ये पोयम सैटर्न और उसके साथियों की हेवन से गिरने की कहानी को बताता है और कैसे वो बदले की भावना में इंसानी दुनिया को करप्ट करता है। ये पैसेज बुक 1 से लिया गया है, जिसमें सैटर्न हेल से गिरने के बाद अपने साथी आर्कएंजल्स को मोटिवेट करता है और अपनी लीडरशिप को दिखाता है। वो हार मानने से इनकार करता है और एक पावरफुल स्पीच देता है, जिसमें वो फ्रीडम, एम्बिशन और पावर ऑफ माइंड की बात करता है। सैटर्न के द्वारा कही गई सबसे फेमस लाइन, बेटर टू राइन इन हेल देन सर्व इन हेवन, उसके अभिमान को और जिद को दिखाता है। ठीक है, उसके शब्दों से उसके साथी प्रभावित होते हैं और बेएल्ज़ेबब, जो उसका दूसरा इन कमांड है, उसका जवाब देता है। ये पैसेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सैटर्न का ह्यूमन काइंड यानी कि मानव जाति को करप्ट करने का प्लान शुरू होता है, जो इस एपिक की मेन थीम है। ठीक है, चलिए अब इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं और इसे समझते हैं इजी लैंग्वेज में। Is this the reason, this the soil, the climb? Said then the lost archangel, this the seed that we must change for heaven, this mournful gloom for that celestial light. इन लाइन्स में सैटर्न, जो एक आर्की एंजल है जिसको हेवन से निकाल दिया गया है, गिरा दिया गया है, वो अब कहाँ पे है? वो हेल में है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो जो एटमॉस्फेयर है उसको देखता है और सोचता है, और वो जो चीज़ें कहता है वो इन लाइन्स में कहा गया है। तो सैटर्न हेल के आसपास देखता है और सोचता है कि क्या ये अंधेरा, दुख भरी जगह ही अब उसका और उसके साथियों का घर है? वो शौक में है और गुस्से में है और हेल की मॉर्नफुल यानी उदासी से भरी, ठीक, और डार्कनेस यानी अंधेरे वाली दुनिया को हेवन की लाइट और ग्रेटनेस से कंपेयर करता है। इन शॉर्ट यहाँ पे जो सैटर्न है वो कहता है, क्या ये सच में वही जगह है जहाँ अब हमें रहना पड़ेगा? क्या हमें सच में हेवन को खो दिया है और इस सैडनेस और डार्कनेस वाली दुनिया में हम आ गए हैं? ठीक, नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है, बी इट सो सिंस ही who now is sovereign can dispose and bid, what shall be right furthest from him is best. सैटर्न अपनी हार मान रहा है, ठीक है, और ये एक्सेप्ट कर रहा है कि अब गॉड सबसे सुप्रीम है, जिनके पास ये डिसाइड करने की पावर है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि उसे हेवन से निकाल दिया गया है, वो अपने आप को ये समझाता है कि जितना वो गॉड से दूर रहेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ वो कुछ इस तरीके से कहता है कि ठीक है, ऐसा ही सही, अब गॉड सुप्रीम है और वही डिसाइड करेंगे क्या सही है, ठीक, पर मेरे लिए जितना मैं उनसे दूर रहूं उतना ही बेहतर है। ये बातें सैटर्न के घमंड और उसका गॉड के सामने झुकने से इनकार करने को दिखाता है। पछताने की बजाय वो खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि गॉड से दूर रहना ही उसके लिए सही फैसला है। ठीक है, आगे की लाइन्स देखते हैं। वोम रीजन हैथ इक्वल्ड, फोर्स हैथ मेड सुप्रीम अबव हिज इक्वल्स, फेयरवेल हैप्पी फील्स वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स, हेल हॉरर्स हेल इनफर्नल्स वर्ल्ड एंड दाउ प्रोफाउंडेस्ट हेल। ठीक, तो सैटर्न कह रहा है इन लाइन्स में कि गॉड और जो आर्की एंजल्स हैं वो इंटेलिजेंस के बेसिस पे इक्वल हैं, ठीक, लेकिन गॉड सिर्फ इसलिए जीत गए क्योंकि उनके पास पावर है। ठीक है, सैटर्न को लगता है कि ये जो लड़ाई है वो किसी जस्टिस या इक्वालिटी के बेसिस पर नहीं बल्कि ताकत के बेसिस पर जीती गई है। ठीक, उसके बाद वो हेवन को गुड बाय कहता है, जो एक क्या है, जन्नत है। ठीक है, मतलब एक खूबसूरत जगह है, ब्यूटीफुल जगह है, पीसफुल प्लेस है। हेवन ऐसा ही होता है, ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं हेवन को। तो वो हेवन की जो क्या कहते हैं, मेमोरीज होती हैं, उसको वो याद करता है और उसको याद करके उसको गुड बाय कहता है। और हेल की यानी कि जो हमारा हेल है, ठीक है, नर्क जिसको बोलते हैं, तो वो हेल की अंधकार और तकलीफ को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वो अपने नए हाल को यानी कि अपनी कंडीशन जो उसके समय करंट कंडीशन है वो उसको एक्सेप्ट करता है और दिखाना चाहता है कि उससे डर नहीं है। ठीक है, उसको डर नहीं है चाहे उसने सब कुछ खो क्यों ना दिया हो। ठीक, हालांकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि ये क्या है, स्पीच है जो सैटर्न के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको स्पीच फॉर्म में हम समझें तो यहाँ पे सैटर्न कुछ इस तरीके से कहता है कि गॉड हमसे ज़्यादा समझदार नहीं था, पर उसने जीत सिर्फ अपनी ताकत से हासिल की। अलविदा हेवन,
जहां हमेशा सुख और शांति है। स्वागत है हेल का, मेरा नया घर, जो सिर्फ दुख और अंधकार से भरा है। ये लाइन सैटर्न के घमंड और उसकी जिद को दिखाती है। हार मानने के बजाय वो हेल को अपना नया राज बनाने का फैसला करता है। ठीक, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। Receive thy new processor, one who brings a mind not to be changed by place or time. The mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. यहाँ सैटर्न हेल से कह रहा है, यानी कि वो नर्क को कह रहा है, ठीक है, कि अब वो उसे अपना शासक मान ले। ठीक है, वो अपने आप को शासक कह रहा है, कहाँ का? हेल का। ठीक, वो अपने मन की शक्ति को दिखाता है और कहता है कि उसका मनोबल और सोच कभी नहीं बदलेगी, चाहे वो कहीं भी हो। ठीक, फिर वो एक बहुत ही प्रभावित करने वाली बात कहता है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति का नजरिया ही उसकी दुनिया को तय करता है। अगर किसी का मन मजबूत है तो वो बुरे से बुरे हालातों में भी उम्मीद देख सकता है, लेकिन अगर कोई कमजोर है तो वो सब कुछ सही होने के बावजूद भी दुखी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको स्पीच के फॉर्म में बोलूँ, जैसा सैटर्न ने कहा है कि हेल, मुझे अपना नया राजा मान लो, मेरा मन मजबूत है और कोई भी जगह या समय इसे बदल नहीं सकती। मनुष्य का मन इतना शक्तिशाली है कि वो हेल को भी स्वर्ग बना सकता है और हेवन को भी नर्क जैसा महसूस कर सकता है। ये लाइन सैटर्न की जिद और घमंड को दिखाती है। हेल से गिरने के बावजूद वो अपने आप को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसका मनोबल ही उसकी ताकत है। ठीक, और वो अब भी अपनी किस्मत का मालिक है। ठीक, यहाँ पे ये चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। What matter where if I be still the same and what I should be, all but less than we whom thunder bath made greater. सैटर्न कह रहा है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है। ठीक है, वो शक्तिशाली है, वो घमंडी है। ठीक, और वो बिल्कुल वैसा है जैसा उसे होना चाहिए, इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हेल में है या हेवन में है। ठीक है, यानी वो एक्सेप्ट करता है कि वो अब भी वही है जो उसे होना चाहिए। सिर्फ इतना फर्क है कि अब उसकी जो पावर है वो गॉड से थोड़ी कम है। ठीक है, जब वो ये लाइन कहता है whom thunder bath made greater, तो इसका मतलब है कि गॉड सिर्फ अपनी ताकत की वजह से, अपनी पावर की वजह से सुप्रीम बने हैं। ठीक, सैटर्न मानता है कि गॉड इंटेलिजेंस या जस्टिस की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर की वजह से रूलर बने हैं। ठीक, अगर मैं इसको स्पीच के फॉर्म में बोलूं जैसा सैटर्न कहता है, तो वो कुछ इस तरीके से कहता है कि मुझे कहीं भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं वही रह सकता हूं जो मैं हूं। मैं अभी वही हूं जो मुझे होना चाहिए, बस थोड़ा कम शक्तिशाली हूं गॉड से, जो सिर्फ अपनी ताकत की वजह से बड़ा बना है। ये लाइंस दिखाती हैं कि सैटर्न हार मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी गिरावट का दोष गॉड की शक्ति पर डालने की कोशिश कर रहा है। ठीक, ना कि ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी गलती थी। ओके, नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। Here at least we shall be free. The Almighty hath not built here for any envy, will not drive us hence. Here we may reign sure, and in my choice to reign is worth ambition, though in hell. Better to reign in hell than serve in heaven. यहाँ पे या इन लाइंस में जो सैटर्न है वो कह रहा है कि कम से कम हेल में वो और उसके साथी आज़ाद रहेंगे। उसका मानना है कि गॉड ने हेल किसी जलन की वजह से बनाया और अब वो उन्हें यहाँ से निकाल नहीं सकते। ठीक, जब वो हेवन में राज नहीं कर सकता, यानी एक सैटर्न कह रहा है कि अगर वो हेवन में, स्वर्ग में राज नहीं कर सकता तो वो अब हेल में करेगा। ठीक है, वो हेल को एक ऐसी जगह के रूप में देखता है जहाँ उसके पास पावर हो सकती है। फिर वो कहता है कि राज्य करना चाहे हेल में ही क्यों ना हो, एक बड़े सपने की तरह है जो पूरा हो रहा है। और अब वो अपनी सबसे फेमस लाइन बोलता है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। इसका मतलब है कि वो हेल जैसा दुख भरी जगह होने के बावजूद भी यहाँ राजा बनना पसंद करेगा, लेकिन उसका हेवन में एक सेवक बन के रहना नहीं। ठीक है, अगर इसको स्पीच के फॉर्म में देखा जाए तो सैटर्न कुछ इस तरीके से कहता है कि कम से कम यहाँ हेल में हम आज़ाद हैं, गॉड यहाँ हमारी ज़िंदगी में दखल नहीं डालेंगे, यहाँ हम बिना किसी डर के रहेंगे। ठीक है, मेरे लिए हेल में भी राजा बनना एक बड़ी बात है। मैं हेवन में एक सेवक बनने से ज़्यादा हेल में राजा बनना पसंद करूँगा।
But wherefore let we then, our faithful friends, the associates and co-partners of our loss, lie thus astonished on the oblivious pool. यहाँ पे सैटर्न पूछ रहा है कि हम बस यहीं क्यों खड़े हैं जबकि हमारे वफादार साथी सदमे और उलझन में हैं और भूल की आग में पड़े हैं। ठीक है, इसको स्पीच में अगर मैं बोलूँ जैसे सैटर्न ने बोला है तो ऐसे बोला है कि हम अपने वफादार साथियों को जो हमारी तरह ही गिर गए हैं उन्हें जलन भरी झील में अकेला क्यों छोड़ सकते हैं। ये लाइन सैटर्न की लीडरशिप को दिखाती है। वो अपने गिरे यानी कि जो ऊपर से हेवन से जो हेल में गिरे हुए उनके आर्की एंजल्स थे, जो उनके साथी थे, उनकी फिक्र करता है और उन्हें फिर से एक साथ इकट्ठा करना चाहता है। हार होने के बावजूद वो हार नहीं मानता और अपनी अगली चाल सोचने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। And call them not to share with us their part in this unhappy mansion, or once more with relied arms to try what may be yet resigned in heavens or what more lost in hell. यहाँ पे सैटर्न पूछ रहा है कि हम अपने गिरे हुए साथियों को क्यों नहीं बुला रहे इस नए घर यानी कि हेल में, जिसे वो अनहैप्पी मेंशन कहता है क्योंकि ये सिर्फ दुख और तकलीफ का स्थान है, ये जगह है। फिर वो कह रहा है कि हमें अपनी शक्ति इकट्ठा करनी चाहिए और या तो हेवन को वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए या कम से कम देखना चाहिए कि हेल में और क्या बुरा हो सकता है। ठीक, अगर स्पीच फॉर्म में इसको बोलूँ तो ऐसे कहते हैं सैटर्न कि हम अपने साथ गिर गए साथियों को अपने साथ क्यों नहीं बुला रहे। क्या हमें एक और युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए ताकि हेवन वापस ले सके। ये देखना चाहिए कि हेल में हम और कितना दुख झेल सकते हैं। ये लाइन दिखाती है कि सैटर्न हार नहीं मान रहा, वो अभी बदले और अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहा है और इस बारे में वो सोच रहा है। So Saturn spake and him Beelzebub thus answered. यहाँ जो लिखा हुआ है सो सैटर्न स्पेक, इसका मतलब है कि इस तरह सैटर्न ने अपनी बात कही। ठीक, जो ये दिखाता है कि उसका जो स्पीच है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसमें उसने अपने गिरे हुए साथियों को उठने और अगला कदम उठाने के लिए मोटिवेट किया है। ठीक है, फिर क्या होता है एंड हिम बेल्ज़ेबूब दस आंसर्ड का मतलब है कि और अब बेल्ज़ेबूब ने इससे जवाब दिया है। इसका मतलब है कि अब बेल्ज़ेबूब अपनी सोच रखेगा। ठीक है, बेल्ज़ेबूब का जवाब ज़रूरी है क्योंकि वो सैटर्न से सहमत है, लेकिन वो ये भी कहता है कि उन्हें ज़्यादा समझदारी से सोचना होगा। वो मानता है कि गॉड की ताकत बहुत ज़्यादा है और डायरेक्ट वॉर करना, युद्ध करना एक बार फिर उनके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो एक नया प्लान बनाने की सलाह देता है गॉड की नई क्रिएशन यानी इंसानों को बिगाड़ने की। ठीक है, ये मूवमेंट पैराडाइज लॉस्ट में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है क्योंकि यहीं से सैटर्न रिवेंज लेने के लिए युद्ध के बजाय चालाक तरीके से धोखा देने का फैसला करता है। ओके, तो लर्नर्स, ये थी हमारी जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज की गई एपिक पोयम पैराडाइज लॉस्ट। आई होप आपको ये पोयम क्लियर हुई होगी और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। अगर आपके भी कोई क्वेरी है, कोई वीडियो आपको किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।